Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum from Physics for All. I am नेक मोहम्मद. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस हमने कवर की थी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में कि किस तरह एक मटेरियल को टोटली अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए आइदर ऑन इट्स मेल्टिंग पॉइंट और आइदर ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट कितनी एनर्जी चाहिए, और इसी बेसिस के ऊपर हम उनको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते थे. तो आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में. रोज़मर्रा के कामों के लिए हमें हीट चाहिए. मिसाल के तौर पे हमने अगर खाना पकाना है तो कुक करने के लिए वी नीड हैंडसम अमाउंट ऑफ एनर्जी. हम मतलब चूल्हों के ज़रिए या सिलेंडर्स के ज़रिए हासिल करते हैं, या बायोमास के ज़रिए लकड़ियाँ वगैरह जला के, जानवरों का वेस्ट जला के हम हासिल करते हैं. इसी तरह हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीट चाहिए. इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए, खाद्य वगैरह बनाने के लिए, डिफरेंट केमिकल्स को बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. और यहाँ पे एक बात कि जिस तरह मैंने कहा कि हमें अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट चाहिए. क्यों? क्योंकि हम वार्म ब्लडेड मैमल्स हैं. दो तरह के एक्चुअली अल्लाह ताला ने मैमल्स बनाए हैं, एक वार्म ब्लडेड और एक कोल्ड ब्लडेड. वार्म ब्लडेड इस तरह के मैमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते खुद ब खुद. अगर बाहर सर्दी है तो मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज नहीं कर सकूँगा. मुझे उस सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे या ख़ुद को हीटर के पास बैठना पड़ेगा एंड लोड्स ऑफ अदर स्टफ़ टू डू. इसी तरह जो कोल्ड ब्लडेड मेमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड मेमल्स की खसूसियत ये है, अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये सलाहियत दी है कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट. जिस तरह बर्फ़ानी रीछ वगैरह होते हैं, सर्दी के अंदर वो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं कि वो सर्दी के अंदर सर्वाइव कर लेते हैं. गर्मियों में वो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करके तब भी सर्वाइव कर लेते हैं. ठीक है, तो रोज़मर्रा के कामों के लिए हमें बेशुमार हीट चाहिए. आप ऑब्ज़र्व कर लें अपने इर्द गिर्द डेली लाइफ में. तो फिर एक्चुअली हमें चाहिए क्या? हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में स्टडी करना है. चूल्हे से हीट मेरे खाने को पका रही है तो किस तरह पका रही है, वो हीट चूल्हे से मेरे खाने तक किस तरह ट्रांसफ़र हो रही है. सूरज एक चमक रहा है, सूरज से बेशुमार लाइट इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट मेरी अर्थ क्रस्ट के अंदर दाखिल हो रही है. तो वो किस तरह दाखिल हो रही है? वो किसी बस के ऊपर बैठ के आ रही है या क्या, मतलब उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वही सारी हम स्टडी करेंगे इसमें. ठीक है. थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी फ्लोज टू अ कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट. एक्चुअली हमें ये पहले से पता है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि हमेशा एक जो गर्म बॉडी होगी वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी ठंडी बॉडी की तरफ. एक जिस तरह मैं कप है गर्म चाय का, वो गर्म है, उसको ला के मैं रख देता हूँ रूम टेम्परेचर पे, तो थोड़ी देर के बाद चाय भी ठंडी होकर रूम टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगी. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हीट गर्म बॉडी गर्म कप से ठंडी इन्वायरमेंट की तरफ मूव कर रही है. और जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा उस चाय वाले कप का और सराउंडिंग का, तो वो उस स्टेट को मैं थर्मल इक्विलिब्रियम का स्टेट कह दूंगा. सॉरी. ठीक है. तो बेसिकली 3 तरीक़ों के साथ एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफ़र हो सकती है. उन 3 मेथड्स के नाम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशंस हैं. इन तीनों की फैक्टर्स डिफरेंट हैं. इन तीनों को कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट हैं. तो इन तीनों को हम इन डिटेल स्टडी करेंगे. फ़िलहाल हम देखते हैं कंडक्शन क्या होती है. कंडक्शन, जब मेरे पास वर्ड आता है तो फ़ौरन से मेरे माइंड के अंदर जो पहले से पढ़ा हुआ नॉलेज है वहाँ से कंडक्टर निकलता है. कंडक्टर कोई भी एक ऐसी चीज़ जो अपने अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को गुजार दे, उसको मैं कंडक्टर्स का नाम दे दूँगा. और वो गुजारेगा क्यों? क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड तक हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाने के लिए ज़िम्मेदार होंगे. हम कहते हैं थिंग्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट
are named as conductors. Things which do not conduct heat and electricity are termed as insulators. insulator मतलब जो अपने अंदर से नहीं इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे, लेकिन ये बात कुछ हद तक गलत है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये क्या बात होगी। लेकिन कंडक्टर्स बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देते हैं और इंसुलेटर बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी या हीट को अपने अंदर से पास करवा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टर तो है लेकिन इंसुलेटर नाम की कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। आप इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टीज़ को शिफ्ट करके उनको भी कंडक्टर बना सकते हैं। तो एक अच्छा कंडक्टर और एक बुरा कंडक्टर, बुरे कंडक्टर को नाम हमने इंसुलेटर्स का दे दिया और अच्छे कंडक्टर को गुड कंडक्टर कह दिया। ऐसा क्यों होता है? बात तो वहाँ की वहाँ पे ही है। कंडक्शन प्रोसेस एक्चुअली है क्या? ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मुझे पता है जिस तरह एक ये सॉलिड है, इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे या ये मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, तो उन सब को मैं इंडिविजुअली एटम या मॉलिक्यूल कहने की बजाय उन सबको कह सकता हूँ यार ये पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। उन पार्टिकल्स को जब मैं हीट एनर्जी प्रोवाइड करूँगा, उनको मैं गर्म करूँगा, तो क्या होगा? उस पार्टिकल्स का, उस सॉलिड का या उस मैटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और वो फास्टर मूव करना शुरू कर देंगे। चूँकि सॉलिड्स इस तरह के होते हैं, इसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आई है, मैंने हीट प्रोवाइड किया है, तो ये अपनी जगह वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। सॉलिड है, अपनी स्टेट तो छोड़ नहीं सकता अपनी पोजीशन, तो ये सिर्फ अपने पॉइंट के ऊपर वाइब्रेशन शुरू कर देगा। अब इसकी वाइब्रेशन से इसका नेबर तंग होगा, वो भी वाइब्रेशन करना शुरू कर देगा। यहाँ से एनर्जी इसके नेबर के पास शिफ्ट हो गई है, ये वाइब्रेट कर रहा है, ये अपने साथ वाले को डिस्टर्ब कर देगा, वो भी वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा। एनर्जी सेकंड पार्टिकल से थर्ड पार्टिकल पे शिफ्ट होगी। इसी तरह इनकी वाइब्रेशन से इनके नेबर्स वाले डिस्टर्ब होते जाएंगे, वो वाइब्रेशन करते जाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफ़र होती जाएगी। मज़े की बात है, कंडक्शन प्रोसेस सिर्फ सॉलिड्स के अंदर होता है, मैक्सिमम लिक्विड्स के अंदर भी होता है लेकिन बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में। सॉलिड्स क्योंकि पार्टिकल्स आपस में साथ साथ जुड़े हुए हैं, इसकी वाइब्रेशन से ये इफ़ेक्ट होगा, इसकी वाइब्रेशन से ये इफ़ेक्ट होगा, इसकी वाइब्रेशन से ये तंग होगा। अगर तो ये लिक्विड है तो माइट भी यहाँ पे लिक्विड का ये पार्टिकल ना हो, तो ये वाइब्रेशन करेगा, आगे एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। तो ये प्रोसेस कंडक्शन का ज़्यादा इफ़ेक्टिवली सॉलिड्स के अंदर होता है। वाइब्रेशन मीन पोजीशन के अबाउट होगी, एटम्स को हीट मिली, वाइब्रेशन हुई, ज़्यादा वाइब्रेशन हुई, उसने अपने नेबर्स को टक्करें मारना शुरू कर दी, अपनी एनर्जी वो लॉस कर देगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, आगे वाले की एनर्जी बढ़ जाएगी, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस आगे की तरफ चलता रहेगा, यहाँ से एनर्जी कम होती जाएगी, यहाँ से एनर्जी राइज होती जाएगी, और एक टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, इस एंड पे और इस एंड के ऊपर एनर्जी बिल्कुल बराबर हो जाएगी और मैं उसको थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम दे दूँगा। आगे हम जब चलते हैं तो एक थर्मल कंडक्टिविटी का कंसेप्ट आता है। द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मेरे पास एक मैंने कंडक्टर ले लिया, उसमें से एक यूनिट टाइम के अंदर जितनी भी हीट एक एंड से दूसरे हैंड में फ़्लो करेगी उसको मैं थर्मल कंडक्टिविटी का नाम दे दूँगा। अगेन समझ लें, एक मेरे पास रॉड है कंडक्टर, उसके एक एंड से दूसरे एंड पे जितनी भी हीट पास करती है एक यूनिट टाइम के अंदर ही, मैंने टाइम फिक्स कर लेना है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, उस टाइम स्लॉट के अंदर जितनी भी एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफ़र होगी उसको मैं थर्मल कंडक्टिविटी का नाम दूंगा। फ्लो ऑफ हीट डेल्टा क्यू ओवर टी, रेट अगेन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइडेड बाय टाइम को। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी को? टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं मतलब एक जिस तरह मैं एक पाइप है स्ट्रॉ, उसको मैं ऊपर से काट के ऊपर से देखता हूँ तो वो क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है। लाइक जिस तरह मेरे पास ये ढक्कन है तो ये जो इसका ऊपर वाला डायामीटर वाला व्यू मेरे पास आ रहा है, दिस इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा हीट अंदर फ्लो करेगी, मतलब लेयर्स आ जाएंगी। जिस तरह ये बड़ा है तो इसके अंदर लेट्स सपोज 4 लेयर्स हैं एटम्स की, अगर मैं इसका ये सुराख भरा कर दूंगा तो वो 4 की जगह 8 लेयर्स आ जाएंगी एटम्स की, वो 8 लेयर्स में से एनर्जी फ़्लो करेगी। तो जितनी ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ज़्यादा
रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन के अंदर आ गया। सेकेंडली, लेंथ ऑफ द सॉलिड, अगर लेंथ ज़्यादा है तो हीट कम फ्लो करेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हीट को फ्लो करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेंथ चूँकि ज़्यादा है। तो ये इन्वर्स रिलेशन में आ गया। लेंथ ऑफ सॉलिड जितनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट उतना कम होगा। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड्स, ये जितना ठंडा होगा, ये जितना ज़्यादा गर्म होगा, उतनी स्पीडली हीट मूव करेगी। अगर लेट्स सपोज इसका 6 केल्विन टेम्परेचर है और इसका 5 केल्विन टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कम है, 6 से 5 की तरफ हीट बहुत स्लो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे 6 है और इसको मैं 1 केल्विन के ऊपर ले जाऊँ, तो टेम्परेचर डिफरेंस 5 केल्विन्स का आ गया, तो हीट बड़ी जल्दी एक एंड से T1 से T2 की तरफ ट्रैवल कर जाएगी। तो ये भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्ट रिलेशन में है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है। अली पूछता है कि सर आपने बताना तो थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में था, लेकिन आप बताई पता नहीं क्या क्या कुछ जा रहे हैं। मतलब पीछे आपने एवं हमें ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में बता दिया, उसके फैक्टर्स बता दिए, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी आखिर किधर गई? ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी को निकालने के लिए, उसको समझने के लिए मैं इन तीनों फैक्टर्स को यूज़ करूँगा। ठीक है, डेल्टा क्यू ओवर टी डायरेक्ट रिलेशन में है एरिया के, क्रॉस सेक्शनल डेल्टा क्यू ओवर टी इन्वर्स रिलेशन में है एल के, डेल्टा क्यू ओवर टी डायरेक्ट रिलेशन में है टेम्परेचर डिफरेंस के। मैं इन तीनों रिलेशंस को कंपाइल करूँगा इस तरह। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन को ख़त्म करने के लिए इक्वालिटी का साइन आएगा और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। एक्चुअली दिस के इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी, ये थर्मल कंडक्टिविटी को शो करता है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको अलग कर लेंगे, एल डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये सारा फैक्टर डिवाइड हो गया। तो अब थर्मल कंडक्टिविटी की हम प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट किस रेट के साथ फ्लो करेगी अक्रॉस द ऑपोजिट फेसिस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस मेंटेन एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन। मतलब कि आप कोई सी भी बॉडी ले लें, यही ले लें, कोई सी भी बॉडी ले लें, 1 केल्विन यहाँ पे और यहाँ पे 1 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, 1 मीटर इसकी लेंथ होनी चाहिए। तो जितनी हीट इसके अंदर से फ़्लो करेगी वो बताएगी थर्मल कंडक्टिविटी उस मटेरियल की कितनी है। अगेन आपने 1 मीटर लेंथ ले लेनी है, किसी भी शेप में आपकी बॉडी अगर है, क्यूब है तो क्यूब में आप 1 मीटर की लेंथ ले लें, ये सिलेंड्रिकल है तो 1 मीटर की लेंथ ले लें, और टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन होना चाहिए। ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर क्यूब स्क्वायर होना चाहिए। तो जितनी हीट एक एंड से दूसरे एंड में फ़्लो करेगी वो उस मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी जो कि चेंज नहीं होगी, और उस प्रॉपर्टी को हम थर्मल कंडक्टिविटी का नाम देंगे। समझ आई? अगर नहीं आती तो इस ये लास्ट वाले जो 4-5 मिनट्स की वीडियो है उसको अगेन एंड अगेन सुने, आपको क्लियर हो जाएगी बात। एक बॉडी 1 मीटर लेंथ है, उसकी टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन का है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर का है। तो जितनी हीट उसके अंदर से फ़्लो करेगी उस 1 केल्विन डिफरेंस टेम्परेचर में, वो उस बॉडी की थर्मल कंडक्टिविटी होगी, जो कि उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। इसको सुने समझें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको समझ आई कि नहीं आई। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़।